Guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि विजन आईएएस के नोट्स हैं उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इसका फासिज्म का टॉपिक। आइए शुरू करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। काफ़ी कुछ है जानने को लेक्चर के अंदर। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपको बताने से इटली, राइज ऑफ मसूलनी एंड दी फासिस्ट। थोड़ा समझते हैं क्या है क्या नहीं है चीजें। पहले बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, 1870 का जो ये यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद अब आप कहेंगे मैम ये कब हुआ? ये सब शुरुआत में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप आएंगे कैसे? सब पढ़ते लिखते हुए आएंगे, अचानक से आएंगे तो आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगी। तो 1870 में जो सब कुछ यूनाइट हुआ, यूनिफिकेशन हुआ, इसके बाद एक नई स्टेट इटली की जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कमजोर थी, ठीक है। आफ्टर द 1870 यूनिफिकेशन द न्यू स्टेट ऑफ इटली, जो इटली थी, ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से कमजोर थी। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 जो आगे हुई, इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में इसकी इकोनॉमी को झटका लगा। इटली खाली हाथ आई, है ना। ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से क्या मिला इसको? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, डिस्कस करने के लिए कुछ कि भाई शांति के लिए, पीस के लिए टर्म्स क्या है अगेंस्ट द सेंट्रल पावर्स। इनमें से भी खाली हाथ लौटी है। फिर क्या हुआ? वॉर के बाद यहाँ पे भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे रियल चांस था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कहानी आगे बढ़ी और बात आती है मार्च ऑन रोम, जो कि बात कुछ 1922 की है। अब हुआ क्या कि इसे लीड करा जा रहा था मसूलनी के द्वारा, और आफ्टर दिस जो किंग है इन्होंने इनवाइट करा इन्हें क्या, सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में शक था, सस्पिशन था इटली के अंदर इन दोज टाइम्स ऑफ अ कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट ने ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट कर लिए थे, है ना, कुछ कदम उठा लिए थे एक जनरल स्ट्राइक के इन 1922। और इससे क्या हुआ कि मसूलनी को एक चांस मिल गया टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ सेवियर ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल एज इटली अगेंस्ट कम्युनिज्म। और मसूलनी जो है एंड मसूलनी कैपिटलाइज ऑन हिज अपॉर्चुनिटी। कैसे? बाय लीडिंग द मार्च ऑन रोम। अभी समझाती हूँ क्या है, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ बात क्या हुई कि कुछ 50,000 ब्लैक शर्ट्स, दैट इज इटालियन फासिस्ट पार्टी के स्क्वाड्स, ये यहाँ कन्वर्ज हुए कहाँ पे? रोम में। वाइल जो दूसरे थे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स को ऑक्यूपाई कर लिया नॉर्थ वाले हिस्से से। अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो यहाँ के थे वो चाहते थे कि वो रेजिस्ट करके चले, ठीक है, मसूलनी को। बट किंग इंस्टेड इनवाइटेड मसूलनी कि भैया तुम ही आ जाओ और सरकार को बना लो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के इरादे के खिलाफ ही हो गया। हालांकि अगर मैं आपको पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बताऊं 1922 का, तो ये इतना इनफ नहीं होगा, है ना, बताने के लिए फॉर द राइज ऑफ मसूलनी टू पावर। लेकिन चलिए, आइए आपको कुछ रीजंस जरूर बताऊंगी जो आपको यहाँ पे दर्शाएंगे मसूलनी की जो जैसे पावर मसूलनी के पास आई उसमें क्या था क्या नहीं था। मैं थोड़ा बताती हूँ क्या चीज है। सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थे। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आपको हमने पढ़ाया है। देखिए, इटली को कुछ दिया ही नहीं गया, ठीक है। इटली वॉज नॉट गिवन ऑल द टेरिटरी जिसको जो इटली को प्रॉमिस किया गया था 1915 में, उसको मिले ही नहीं सारी। कि कहा था ना कि आप अलीस के साथ, है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है इनके साथ आप एक काम करो कि जो है साथ दो और इससे आपको हम कुछ टेरिटरीज देंगे। तो जो टेरिटरीज वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर प्रॉमिस करी गई थी वो तो इनको दी नहीं गई। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टेरिटरीज प्रॉमिस करी गई थी इटली को, वो दे दी गई यूगोस्लाविया को। साथ में अल्बानिया जिसको प्रॉमिस किया गया था इटली को, इसे इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया। तो इससे इज्जत कम हुई सरकार की और पब्लिक सेंटिमेंट अब सरकार के अगेंस्ट हो गए थे। दूसरी बात, इकोनॉमी बहुत जरूरी होती है।
तो ये एक मेजर रीजन था मसूलनी के राइज का, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस और खराब हो गई थी बहुत भारी मात्रा में वॉर एक्सपेंडिचर होने के कारण। साथ में इटली ने भारी मात्रा में इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था यूएस की तरफ से, अपने वॉर एफर्ट्स को फंड करने के लिए इसने बहुत कर्जा ले लिया, और जो डेप्ट था, जो कर्जा था, अब इसे डॉलर में रीपे करना था। एक और बड़ी बात यह है, साथ में यहाँ पे भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज को अपना कट डाउन करना था इनके वॉर टाइम प्रोडक्शन लेवल को पे, है ना, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जो डेप्थ आया यूएस की तरफ से, अब उसे भी वापस रीपे करना था। ठीक है, इटली की जो करेंसी है लायरा, वो भी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, क्यों? एज देयर वाज ओवरफ्लो ऑफ डॉलर्स एंड डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, भारी मात्रा में डॉलर जाने लगे, प्रोडक्शन कम होने लगा, और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे बढ़ गए चीजों के दाम, इन्फ्लेशन हो गया, जिसकी वजह से आम आदमी को दिक्कत होने लगी, और ऑलरेडी बेचारा अनएम्प्लॉयड था, उसके पास पैसा नहीं था, और उसके ऊपर दिक्कत होने लगी। तो 2.5 मिलियन का एक्स सर्विसमैन वर हैविंग प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग द जॉब। सोचिए, करीब 2.5 मिलियन, इंडिया की बात नहीं हो रही, इटली की बात हो रही है। सोचिए, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से फिगर बहुत ज्यादा है। चलिए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो 1919 की बात है कि इलेक्शंस जो थे, वोटिंग फॉर ऑल मेन, और सिस्टम जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का था, इसे लाया गया, मतलब औरतों को राइट दिया गया वोट करने का 1945 में, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट कर सके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या था सिस्टम के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, कि जो पार्टीज थी इनको अलाउ किया गया था, है ना, इनको सॉरी एलोकेट करी गई थी कुछ सीट्स वगैरह पार्लियामेंट के अंदर, उसी प्रपोर्शन में जिसमें वोट था हर एक पार्टी का, जो मिला था इसको इलेक्शन के अंदर। अब ये सिस्टम था ना, इसकी वजह से बहुत सारी पार्टी आने लगी पार्लियामेंट में आई, जैसे लिबरल्स आई, नेशनलिस्ट आई, सोशलिस्ट आई, कम्युनिस्ट आई, कैथोलिक वगैरह जो है पॉपुलर पार्टी आई, इटालियन फासिस्ट पार्टी आई, तो कई सारी पार्टीज आ गई। इसलिए क्या हुआ कि सिर्फ एक वीक कोलिजन सरकार का, मतलब जो गठबंधन बनता, ये सिर्फ एक कमजोर गठबंधन जो है वो बन सकता, क्योंकि एक कोई भी एक सिंगल पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली थी। तो ये सारी जो सरकार थी वो अनस्टेबल थी, और कुछ 5 गवर्नमेंट्स, कुछ 1919 से लेके 22 तक, ये सारी कैपेबल थी डिसाइसिव एक्शन के लिए। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्रेडिबिलिटी जो थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो कम हो गई जनता के बीच में, जिनको ऐसा लगा कि जो सिस्टम है ये इनकैपेबल है, सही नहीं है एक अच्छी सरकार प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है वायलेंस बाय कम्युनिस्ट के बारे में। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक और स्ट्राइक हुई जिसे कम्युनिस्ट के द्वारा लीड करा जा रहा था ड्यूरिंग 1919 एंड 1920 में। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1919 के बाद से यहाँ पे भारी मात्रा में स्ट्राइक्स होने लगी, राइट्स होने लगे, लूटिंग होने लगी शॉप्स की, और बहुत सारी फैक्ट्रीज को भी ऑक्युपाई करा जाने लगा बाय द वर्कर्स। सोवियत लाइक ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ जो है प्रॉपअप होने लगे, और हेल्दी लॉर्ड्स जो है उनको यहाँ एविक्ट कर दिया गया फ्रॉम देयर लैंड्स। इसलिए अब क्या हुआ कि मेन खतरा ये था कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का 1920 में। बट इसके बाद क्या हुआ, जो खतरा था रेवोल्यूशन का वो और कम हुआ, क्योंकि सप्लायर्स ने यहाँ रोक दिया रॉ मटेरियल सप्लाई करने से वर्कर्स को, एंड इसलिए जो फैक्ट्री ऑक्यूपेशन था अब वो यहाँ पे फेल होने लगा। साथ में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई 1921 में, है ना, तो इसकी वजह से यहाँ चांसेस कम हो गए रेवोल्यूशन के। क्यों? क्योंकि इससे एक एक स्प्लिट हो गया लेफ्ट विंग, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। अब क्या हुआ तब भी, लेकिन अभी भी जो यहाँ डर ये था, रेवोल्यूशन का जो डर था वो इटालियंस के बीच में था, खत्म नहीं हुआ था। और 1922 में कम्युनिस्ट ने एक जनरल स्ट्राइक करी, अटेम्प्ट करी, और जो सरकार की क्रेडिबिलिटी थी वो और कम हो गई। क्यों? क्योंकि कोई एक सिक्योरिटी नहीं दे पाए ये लोग प्रॉपर्टी को। तो इट वाज इन सच एन एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल चल गया था
कि उस टाइम पे मसूलनी ने लीड करा मार्च को ऑन रोम। ठीक है, तो कुछ रीजंस है, मैं आपको बता रही हूँ। अब मेन रीजन आता है पॉपुलैरिटी ऑफ मसूलनी। थोड़ा समझते हैं। देखिए, मसूलनी काफी फेमस थे एज अ जर्नलिस्ट, और इन्होंने शुरुआत करा था सोशलिस्ट के तौर पे, बट ये अगेंस्ट हो गए थे उनके, बिकॉज दे वर अगेंस्ट इटलीज पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर वन। फिर समझिए, मसूलनी वॉज फेमस एज अ जर्नलिस्ट एंड बिगैन एज अ सोशलिस्ट, बट टर्न अगेंस्ट देम बिकॉज दे वर अगेंस्ट इटलीज पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर वन। इन्होंने उसके बाद अपना खुद का न्यूज़पेपर फाउंड करा, और इनके सोशलिस्ट आउटलुक जो था, ही हैड अ सोशलिस्ट आउटलुक, एंड 1919 में इन्होंने फाउंड करा इटालियन फासिस्ट पार्टी को विद अ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने सपोर्ट करा ऑक्यूपेशन को फैक्ट्रीज के वर्कर्स के द्वारा ड्यूरिंग 1919 से 20 तक। बट जब ऑक्यूपेशंस की शुरुआत हुई टू फेल, है ना, बट व्हेन द ऑक्यूपेशंस बिगैन टू फेल ही चेंज्ड कोर्स। ठीक है, जब ये सब चीजें यहाँ फेल होने लगी तो इसने अपना रास्ता बदल दिया। 1920 के बाद से इन्होंने तेजी में रेडिकल स्टैंड अडॉप्ट करना शुरू करा कम्युनिस्ट के अगेंस्ट, एंड इनका जो ब्लैक शर्ट स्क्वाड्स था वो अब अटैक करने लगा सोशलिस्ट को, अटैक करने लगा टू द सोशलिस्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो प्रोप्राइट क्लास था उसने यहाँ पे इनको देखा एक सेवियर के तौर पे। किस तौर पे? सेवियर के तौर पे बाय द एंड ऑफ 1921, स्पेशली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1921। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ प्रो चर्च स्पीचेस दी। कब दी? 1921-22 में, ताकि भाई ये कैथोलिक चर्च तक वहां पहुंच सके। और 1922 की बात है कि इन्होंने एक रिपब्लिकन पार्ट अपनी पार्टी प्रोग्राम का प्ले करा, एंड इसलिए जो किंग का एटीट्यूड था इनको लेके वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। इसलिए मसूलनी की जो पॉलिसीज थी 1920 से लेके 22 तक, इन पॉलिसीज ने इनको काफ़ी पॉपुलर बना दिया था कंजर्वेटिव्स के बीच में और राइट विंग सेक्शंस के बीच में, जैसे कि आर्मी वगैरह। इसलिए जो चर्च वगैरह हैं उनके बीच में, इंडस्ट्रीज और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, तो जो सोशलिस्ट हैं आर ऑल्सो टू बी ब्लेम, इनको भी ब्लेम दिया जा सकता है, एज ये भी फेल कर गए थे काम करने में सरकार के साथ में, है ना, वायलेंस को चेक करने में फासिस्ट स्क्वाड की। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आइए आगे आपको लेके चलते हूँ, और देखिए यहाँ सीन क्या चल रहा है। द एसरबो लॉ हेल्ड मसूली इन कंसोलिडेटिंग पावर्स, 1923 की बात है। द एसरबो लॉ हेल्ड मसूली इन कंसोलिडेटिंग पावर। आइए समझते हैं क्या सीन है। देखिए इससे क्या हुआ, ये जो लॉ था इसने खत्म कर दिया, एंड कर दिया सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, और जो पार्टी थी विद इन मैक्सिमम वोट्स वो ऑटोमेटिकली असाइन कर, मतलब टू बी ऑटोमेटिकली असाइन 2/3। इसमें सीन क्या था फिर से समझा देती हूँ, ये क्या है पहले गौर से समझ लीजिए। द एसरबो लॉ हेल्प्ड, मतलब इस लॉ ने काफी मदद करी मसूलनी को पावर पाने में। ठीक है, अब समझिए 1923 का लॉ है, अब और समझिए अच्छे से। ये जो लॉ है ना, इसने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम जिसके बारे में मैंने यहाँ पीछे बात करी है, ठीक है, ये इस लॉ ने खत्म कर दिया, और जो पार्टी जिसमें मैक्सिमम वोट थे वो उसको ऑटोमेटिकली असाइन करा जा रहा था 2/3 सीट पार्लियामेंट के अंदर। अब क्या हुआ, 1924 में जो फासिस्ट पार्टी थी उसने इलेक्शंस को जीता भारी मार्जिन से, क्योंकि जो लोग थे वो चाहते थे कि एक स्टेबल सरकार हो, एंड इसलिए उनमें से जो मेजॉरिटी में जो लोग थे उन्होंने वन पार्टी को यहाँ पे वोट करा, एंड दैट वाज द फासिस्ट। ठीक है, ये एक बात थी। अब क्या हुआ, और चीजें आगे बढ़ी, फर्दर मूवमेंट्स जो बढ़े टुवर्ड्स द टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ। अब देखिए समझिए हुआ क्या कि मसूलनी के अंडर इटली जो है वो पहुंचा टुवर्ड्स द टोटलिटेरियन स्टेट। ठीक है, कैसे? थ्रू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे कि पहला, प्राइम मिनिस्टर वुड बी नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बट ओनली टू द किंग। ठीक है, पार्लियामेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आपके पार्लियामेंट को, बट सिर्फ और सिर्फ किंग को होंगे। दूसरी बात कि न्यू लॉज वुड
नो मोर रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, ठीक है, जो नए लॉज आएंगे उसमें अब पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा कि जो इलेक्टोरेट है उसे कम कर दिया गया, 10 मिलियन से कम करके सिर्फ 3 मिलियन कर दिया गया। एज नाउ ओनली द वेल्दी सेक्शंस, अब क्या था, सिर्फ वेल्दी सेक्शंस जो अमीर लोग होंगे सोसाइटी के, उनको अलाउ करा जाएगा राइट टू वोट, ठीक है। और समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के माध्यम से, ठीक, मसूलनी ने टाइटल लिया टू ड्यूस, मतलब लीडर का, ये हमने आपको बताया है इन सब चीजों के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट स्टेट और कॉर्पोरेट स्टेट के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए क्या है क्या नहीं है थोड़ा समझते हैं। देखिए बात क्या है कि मतलब कॉर्पोरेट स्टेट या कॉर्पोरेटिव स्टेट जैसे भी समझिए। देखिए मसूलनी के अंडर इटली जो है ना वो पहुंचा टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट स्टेट्स की तरफ, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं समझिए, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो कॉर्पोरेट स्टेट का है उसका एम था कोऑपरेशन, जो कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में था, विद एन एम टू एंड द क्लास वॉरफेयर। तो क्या था कि एम ये था कि भाई ये क्लास वॉरफेयर को खत्म किया जाए। दूसरी बात कि वर्कर्स ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन को कॉर्पोरेशंस के तौर पे ग्रुप करा गया, जहाँ पे मेंबर्स दोनों ही ग्रुप के, इन्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक साथ काम करें और अपनी तरह से ये अच्छे से रिजॉल्व करें अपने डिस्प्यूट को, ठीक। तीसरी बात कि जो वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक थी उनको अलाउ नहीं किया गया। सिमिलरली जो एम्प्लॉयर्स थे वो यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर सकते थे एक लॉकआउट को फैक्ट्रीज के अंदर। सिर्फ फासिस्ट कंट्रोल ट्रेड यूनियंस को अलाउ करा गया कि सिर्फ वही नेगोशिएट कर सकती हैं वर्कर्स के बिहाफ पे, ठीक। उसके अलावा कंपनसेट करने के लिए वर्कर्स को अपने लॉस ऑफ फ्रीडम के लिए स्कीम्स को लाया गया, जहां पे इनको फ्री हॉलीडेज दिए गए, वेजेस को बढ़ाया गया और कुछ मेजर्स भी लिए गए ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, ठीक है। आइए आगे लेके चलते हैं आपको लैटरन ट्रीटी की तरफ। 1929 की ट्रीटी है ये दोस्तों। दोनों ही चर्च और मसूलनी को डर था किस चीज का, दोनों को डर था कम्युनिज्म का। बट चर्च जो था ना वो अगेंस्ट था गवर्नमेंट के 1870 के बाद से, व्हेन ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली पापल स्टेट्स, मतलब इनकी जिनका कैपिटल रोम में था एंड जो डायरेक्ट रूल में थी पोप के, ये फोर्सफुली इंटीग्रेट हुई थी इस इटली के किंगडम में। तो इसके से चर्च अगेंस्ट हो गया था सरकार के। अब यहाँ समझिए लेटरन ट्रीटी वो ट्रीटी थी जिसके माध्यम से मसूलनी जो है वो इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंचना चाहते थे विद द पोप एंड दस इन्होंने फर्दर कंसोलिडेट करा अपनी सुप्रीमेसी को इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। थोड़ा समझते हैं क्या है। पहली चीज कि इटली रिकॉग्नाइज द वेटिकन सिटी एज अ सोवेरियन स्टेट। दूसरी बात पोप को काफी भारी मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दे दिया गया, जो भी इनके लॉसेस हुए थे उन सारे लॉसेस को लेके, ठीक है ना, जो भी टेरिटरी का हुआ था, प्रॉपर्टी का हुआ था आफ्टर 1870। तीसरी बात मसूलनी ने एक्सेप्ट कर लिया कैथोलिक फेथ को एज अ स्टेट रिलीजन के तौर पे। चौथी बात ट्रीटी की वजह से एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हुए कंपलसरी सारे स्कूल्स के अंदर। और चौथी बात बदले में पपासी ने रिकॉग्नाइज करा किंगडम ऑफ इटली को, ठीक है। आइए लेके चलते हैं आगे, चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस की बात ये करते हैं कि देखिए लोकल गवर्नमेंट में बताऊं तो इन्होंने अपने खुद के काउंसिल्स को इलेक्ट किया, ठीक है। मेयरशिप्स को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। टाउन्स वर टू बी रन बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, टाउन्स को ऑफिशियल्स ने रन किया। अब मतलब इसे अपॉइंट करा गया फ्रॉम रोम, ठीक है। द टाउन्स वर टू बी रन बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड फ्रॉम रोम। लोकल फासिस्ट पार्टी बॉसेस, जिन्हें हम लोग रस भी कहते हैं, वर एज पावरफुल एज दीज ऑफिशियल्स, ठीक है, वो भी नहीं पावरफुल जितने ऑफिशियल्स हैं। सेंसरशिप की बात करें अगर तो एंटी फासिस्ट न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स या तो इनको बैन कर दिया गया या इनके एडिटर्स को रिप्लेस कर दिया गया प्रो फासिस्ट के द्वारा, जो फासिस्ट के साइड थे, ठीक है, सपोर्टर्स थे। मीडिया को इस इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको वॉर को ऐसे दिखाना है ऐसे बहुत बढ़िया बात हो, ग्लोरीफाई करिए, बहुत इज्जत की बात है, पॉपुलराइज करिए जो अचीवमेंट है फासिस्ट पार्टी के। मीडिया को यूज किया गया प्रोपोगेट करने के लिए कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को मसूलनी की, द
टू ड्यूस की मैंने जैसे बताया ना लीडर। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन जो है वो क्लोजली सुपरवाइज करा जा रहा था सीक्रेट पुलिस के द्वारा। फोकस ये था कि आइडिया को प्रमोट करना है बिलीव ओबे फाइट का, एज सब कुछ देखा जा रहा था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल। एंटी फासिस्ट टीचर्स को रिमूव कर दिया गया सिस्टम से और बच्चों को फोर्स करा गया कि वो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, विच indoctrinated them in favor of dues and extreme national ideology। ठीक, आगे बढ़िए। तो अब बात करते हैं, इवेलुएट करते हैं मसूलनी के रूल को इटली के अंदर। देखिए ये वर्थ होगा ये कहना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा इनके रूल का इटली के अंदर, थोड़ा समझिए। पॉजिटिव की बात करें फासिज्म की फॉर इटालियंस, तो मसूलनी का रूल जो है ना इससे कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई। इन्होंने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए जिससे इकोनॉमी इंप्रूव हो, लोगों की जिंदगी इंप्रूव हो। कुछ चीजों के बारे में आपको बताऊं, जैसे इंडस्ट्री को लेके अगर बताऊं तो इनकी सरकार ने इंडस्ट्री को प्रमोट करा सब्सिडी देके जहां इनको जरूरत थी। 1930 तक आयरन और स्टील प्रोडक्शन डबल हो गया 1922 के कंपैरिजन में। टेक्सटाइल सेक्टर में इंप्रूवमेंट अच्छा रहा। प्रोडक्शन इस आर्टिफिशियल सिल्क का बढ़ा, 10 गुना बढ़ा 1930 आते आते। सेम तरह से इंप्रूवमेंट को देखा गया एनर्जी सेक्टर में। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन डबल हो गया 1937 तक। एग्रीकल्चर की बात करें तो इटली मसूलनी के अंदर इसने बैटल ऑफ व्हीट को जीता, जिसे मसूलनी ने शुरुआत करी थी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। और क्या हुआ, फार्मर्स को बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए कि आप व्हीट को ग्रो करिए। बट इसका नेगेटिव साइड ये है सक्सेस स्टोरी का कि जो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा वो इस वजह से बढ़ा कि भाई यहाँ पे इसका उस पे जो किस एक्सपेंस पे बढ़ा, ये डेयरी फार्मिंग और प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स ये कम हुए, क्योंकि लोगों को फार्मर्स को अब ये सब लेस अट्रैक्टिव लगने लगे और ज्यादा से ज्यादा लैंड को यूज करा जाने लगा व्हीट प्रोडक्शन की तरफ। ठीक है ना, नॉट लाइक वीट और राइस प्रोडक्शन जैसे हमारा साथ में बढ़ा था इंडिया में एमएसपी जो है रेस करके, वो वैसा नहीं। अच्छा, तीसरा क्या है, लैंड रिक्लेमेशन प्रोग्राम को लॉन्च करा गया। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज करी गई ताकि लैंड को प्रोडक्टिव यूज में लाएं। इसमें कुछ एक्टिविटीज जैसे प्लांट करना फॉरेस्ट को माउंटेनियस एरियाज में, ड्रेनिंग करना मार्शेस को। प्रोग्राम में पार्शियल सक्सेस रही है ना बाय 1939, क्योंकि सिर्फ एक मतलब 1/10 जो टोटल प्लांट टारगेट का था वही अचीव हो पाया था। फिर आया पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत इंप्रेसिव प्रोग्राम था, काफी सक्सेसफुल रहा था इस चैलेंज को अनएम्प्लॉयमेंट के जो है पूरा करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ठीक है, फिर आया पब्लिक मोरल। इसकी बात करें तो स्ट्रेस जो नेशनलिज्म पे था इन प्रोपोगंडा, इकोनॉमिक रिकवरी और जो एम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन था, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होना, इससे पब्लिक का मोरल और बढ़ा। मसूलनी का जो रिजाइम था वो ये था, अब ये लॉ और ऑर्डर की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पा रहा था। मतलब ये सब चीजें थी। अच्छा, आफ्टर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि थोड़ा आराम, थोड़ा लेजर एक्टिविटीज दी जा सके वर्कर्स को। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करा क्रूसेस को और वर्कर्स को अलाउंस दिए गए कि आप हॉलीडे पे जाइए। तो इससे क्या होता है ना, उससे मोरल बढ़ता है। आज भी देखिए ना कि कुछ ना कुछ दिया जाता है वर्कर्स को ऐसा इंसेंटिव टाइप का। तो ऐसी चीजें, उनकी खुशी जरूरी है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी सक्सेस की बात करें तो मसूलनी भी सक्सेसफुल रहे अपनी फॉरेन पॉलिसी में, एटलीस्ट शुरुआत में तो रहे। इन केस ऑफ कॉर्फू इंसिडेंट, ठीक है, ऑफ 1923, एनेक्सेशन ऑफ फियोम इन 1924 एंड इन्वेशन ऑफ अबेसिनिया। तो ये सारे इवेंट्स की वजह से क्या हुआ, प्रेस्टीज और बड़ी इटालियंस की, क्योंकि इन्होंने खुद को देखा एज सिटीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पे। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव्स ऑफ फासिज्म इन इटली। देखिए इन सारी सक्सेसफुल चीज़ों के होने के बावजूद बहुत सारी दिक्कतें अभी भी ऐसी थी जो अनसॉल्व थी, है ना। कुछ चीज़ें तो आप फिजिकल ज्योग्राफी की वजह से रही, वहाँ की ऐसी टेरेन की वजह से रही, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इन एफिशिएंसी या इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से भी रही। तो आइए समझते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसे कुछ इकोनॉमिक इश्यूज का होना, ठीक है ना। अब ये तो छोड़िए, पहले वही ले लेते हैं इकोनॉमिक इश्यूज। तो
तो देखिए शॉर्टेज थी रॉ मटेरियल की, कोल ऑयल वगैरह की, एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज था इटली के लिए, ये सब दिक्कत थी। एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत है क्योंकि मसूलनी जो थे ना, उन्होंने पेग्ड लिरा रखा था टू हाई फ्रॉम इट्स रियल वैल्यू। अब पेग एक्सचेंज रेट होता है ना, फिक्स ऐसा करा था उन्होंने कि काफी ज्यादा था, है ना, इन एन अटेम्प्ट टू शो कि भाई इटली की जो करेंसी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस चक्कर में ना स्टेट कंट्रोल जो मार्केट का था, इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट हो गए थे। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1929 में। अब जो ग्रेट डिप्रेशन आया, इसकी वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसकी इकोनॉमी के ऊपर। इन इक्विटी एक बहुत बड़ा वजह है यहाँ पे। रीजनल डिस्पैरिटी भी थी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इटली के अंदर। मतलब नॉर्थ काफी अमीर था, ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी, वाइल साउथ गरीब था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो ये दिक्कत थी। सोशल सर्विसेज की प्रॉब्लम थी, जैसे मसूलनी यहाँ पे ना सोशल सर्विसेज नहीं, अच्छी प्रोविजन नहीं दे पाए थे। एग्जाम्पल, कोई स्कीम सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस को लेके नहीं रही 1943 तक, इसलिए मसूलनी का इटली जो था वो एक वेलफेयर स्टेट नहीं था। करप्शन, भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी बात है ना, इनएफिशिएंट रहा, करप्ट रहा, पैसा जो है वो सरकारी ऑफिशियल्स के जेबों में गया। और ओवर सेंट्रलाइजेशन, आप समझ रहे हो ना, एक्सेस जब सेंट्रलाइजेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइट होता है, तब ये दिक्कतें आती हैं। तो बर्डन बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत उनके ऊपर बढ़ गया, क्योंकि हर चीज अपने आप करोगे तो बढ़ ही जाएगा। अब बात करते हैं रीजंस क्या थे जिसकी वजह से फॉल हुआ मसूलनी का। देखो समझिए, देखिए मसूलनी टर्म केम टू एन एंड जब जो किंग थे उन्होंने इनको डिसमिस कर दिया। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में घुस गए थे, बिना ये जाने समझे कि इटली भैया इतना नहीं अफोर्ड कर सकता है। ज्यादातर जो पब्लिक थी, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, वो अगेंस्ट थी इटली के पार्टिसिपेशन को लेके इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, है ना, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हुई थी ना। तो इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी हो गई कम, ठीक है। और कुछ इनकी जो पॉलिसीज थी, एंटी सेमेटिक पॉलिसीज 1938 की, सैक्ड ज्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये सब पॉपुलैरिटी इनकी चली गई थी। इससे इससे पब्लिक का ये परसेप्शन हो गया था कि मसूलनी एक ऐसा इटली बनाएंगे, एक सैटेलाइट स्टेट बना देंगे जर्मनी का। और पार्टिसिपेशन वॉर के अंदर इसकी वजह से बहुत दिक्कतें, जनरल पब्लिक को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे फूड की शॉर्टेज, पब्लिक लोगों ने बहुत बर्डन टैक्स का देखा, ताकि भैया वॉर को फंडिंग हो सके, वॉर को फंडिंग हो सके। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इटली की जो मिलिट्री परफॉर्मेंस थी वो भी बेकार थी। कुछ शुरुआत में सही रहा, फिर गड़बड़ हो गया। मेजर एम्बैरेसमेंट तब आया जब इटली के ट्रूप्स ने ब्रिटिश फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया नॉर्थ अफ्रीका में 1943 में। तो जल्द ही अलीज ने कैप्चर कर दिया सिसिली को 1943 में, बट मुसोलिनी अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, इतनी बड़ी काउंसिल होने के बाद क्या हुआ, मुसोलिनी के अगेंस्ट सब हो गए और किंग ने इनको डिसमिस कर दिया। अच्छा, फिर हिटलर ने जब इनको रेस्क्यू किया 1943 में, तो इनको सेटअप किया गया रूलर के तौर पे नॉर्थ इटली में, प्रोटेक्शन दिया गया जर्मन ट्रूप्स का। लेकिन 1945 में एज अलीज ब्रिटेन और यूएसए की जो फोर्सेस थी वो पहुंची नॉर्थ की तरफ, और मसूली ने कोशिश करी कि अब ये भागे स्विट्जरलैंड, बट इनको पकड़ लिया गया, गोली मार दी गई, शॉट डेड इनके एनिमीज के द्वारा, है ना, जिनको हम पार्टीशंस भी बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं, लास्ट चीज को समझते हैं, किस तरह से ये टोटलिटेरियन, हाउ टोटलिटेरियन वाज मसूलीज सिस्टम, समझते हैं थोड़ा क्या है। इनके अच्छे अच्छे कदम उठाने के बावजूद भी मसूली जो है वो सक्सीड नहीं हो पाए एक कंप्लीटली टोटलिटेरियन सिस्टम बनाने में। फासिस्ट सेंस ऑफ ईदर being no individual or groups not controlled by the state or like the Nazis did in Germany। मसूलनी कभी भी completely खत्म नहीं कर पाए किंग विक्टर इमैनुअल या पोप का इन्फ्लुएंस। पोप हाईली क्रिटिकल थे मसूलनी के लिए जब इन्होंने अटैक करना शुरू करा जूस को लेट 1930s में, ज्यूज को। और जो जनता थी वो सिर्फ उसने टॉलरेट करा फासिज्म को तब तक के लिए जब तक के लिए इनको जनता को फायदा हो रहा था। कॉर्पोरेट स्टेट डिड नॉट लीड टू कंप्लीट स्टेट कंट्रोल ओवर बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये होता है ना, सबमिट करो, ऐसे ही था, है ना, मतलब फ्रीडम नहीं था। बाय मेकिंग बिग कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स ऑफ द फासिस्ट पार्टी। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस आप फेसबुक पे पाई जाएंगे। इसके अलावा इन सारे सोशल मीडिया पे आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे पीडीएफ भी, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरे आप काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वर्चुअल लाइब्रेरी नाम से एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इन सब के साथ, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।